Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of the new videos. Let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about capacity of the parties to enter in a contract. Section 13, 24 and 25 of the Contract Act 1872 of Pakistan deals with the capacity of the parties to enter in a contract. First of all, we will study the objective of the lecture. To learn about capacity of parties which are going to make a contract and other essentials of a contract. इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब भी दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काबिल हैं. कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ क्या होती है? अ पर्सन is competent to contract if at the time of making it he is of sound mind, major and not disqualified from contracting under law. इसका ये मतलब है कि जब कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे वो साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब वो मेंटली इल नहीं होना चाहिए, उसका माइंड बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए मतलब 18+ होना चाहिए, उसकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अंडर लॉ, और उसको लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई ना किया हो. Where he has not attained the age of 18 years or being under a court of ward has not attained the age of 21 years he cannot contract. कि ऐसा पर्सन जो 18 ईयर्स से कम है मतलब माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड. ऐसे एग्रीमेंट्स जो माइनर करते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड होते हैं, उनकी लीगली कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं होती. माइनर्स कौन होते हैं? जो 18 ईयर्स से कम होते हैं. माइनर्स कैन नॉट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी रेटिफाई एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू द ड्यूरिंग देयर माइनॉरिटी. ऐसे एग्रीमेंट्स जो माइनर करते हैं अपनी माइनॉरिटी में, मतलब 18 ईयर्स से पहले जो एग्रीमेंट वो करते हैं तो मेजॉरिटी की एज में भी वो उसे रेटिफाई नहीं कर सकते. मतलब कि एक पर्सन है, उसने 18 ईयर्स से पहले एक एग्रीमेंट किया, मतलब वो माइनर था उस टाइम पे, लेकिन अगर वो 18 ईयर्स से ज़्यादा भी हो गया तो वो उस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता. If a minor makes a fraudulent misrepresentation about his age and obtains a loan, अगर कोई माइनर है मतलब 18 ईयर से कम है तो वो फ्रॉड के ज़रिए या गलत बयानी करके अपनी एज ज़्यादा बताता है और लोन ले लेता है. He can be required at the discretion of court to refund it or to make compensation for it. तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक उसको कंपनसेशन देने को भी कहेगी, मतलब मुआवजा भी देने को कहेगी, और जो पेमेंट जो लोन उसने लिया था वो भी वापस करेगा वो. An unjudged lunatic can enter into a valid contract during lucid intervals. कि एक lunatic कहते हैं पागल को, कि एक ल्यूनेटिक है वो अपने ल्यूसिड इंटरवल्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. ल्यूसिड इंटरवल्स क्या होते हैं? जिन इंटरवल्स में या जिन वक्तों में वो बिल्कुल ठीक होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो मिर्गी के दौरे किसी वक्त पे पड़ते होते हैं, किसी वक्त पे नहीं पड़ते. तो जिन वक्तों में वो ठीक होता है, बिल्कुल अपनी असल कंडीशन में होता है, तो उस वक्त में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. वो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी कंसेंट. कंसेंट होता है रजामंदी. तो सेक्शन 13 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द कंसेंट. व्हेन कंसेंट ऑफ अ पार्टी टू अ ट्रांजैक्शन इज ब्रोकर्ड बाय coercion, undue influence, fraud or misrepresentation, the agreement is voidable at the option of the party whose consent was so brokered. इसका ये मतलब है कि एक पार्टी की रजामंदी ज़बरदस्ती ली गई हो किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, किसी भी पार्टी की रजामंदी ज़बरदस्ती लेना या अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब नाजायज़ असर व रसूख के साथ या फ्रॉड के ज़रिए या गलत बयानी करके किसी भी पार्टी को रजामंद कर लेना एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइडेबल हो सकते हैं.
कैसे वॉइडेबल हो सकते हैं कि अगर वो पार्टी जिसकी रजामंदी ज़बरदस्ती ली गई थी, वो पार्टी अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकती है, वॉइडेबल भी करार दे सकती है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी रख सकती है। केसेस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस अराइज वेयर द ट्रांजैक्शन इज़ एक्स फेसी unconscionable and one party was in a position to dominate the will of the other। और ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों अराइज होता है जब गैर पेशावराना जो है ट्रांजैक्शंस या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस अराइज होता है। ऐसे मसले तब पैदा होते हैं और जो एक पार्टी होती है वो दूसरे की मर्ज़ी के ऊपर हावी हो जाती है। वेयर पार्टीज़ आर बाउंड बाय अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है ऐसा रिलेशनशिप जैसे कि बाप बेटे का, डॉक्टर और पेशेंट का, मास्टर और सर्वेंट मतलब मालिक का और नौकर का, एडवोकेट का और उसके क्लाइंट का। ऐसे रिलेशनशिप्स को कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स। Where parties are bound by fiduciary relationships, as in the case of father and son, doctor and patient, master and servant, advocate and client, the law protects the weaker party। तो ऐसे relationships में हमेशा जो weaker party होती है, जो कमज़ोर पार्टी होती है, law हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका साथ देता है, throwing on the other party the burden of proving that no undue influence was exercised। ऐसे केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, मतलब जो एविडेंस देने होते हैं, वो जो स्ट्रॉन्गर पार्टी होती है उसने देने होते हैं। वीकर पार्टी के साथ जो है वो लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है और एविडेंस जो है सारा बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी के ऊपर हुआ होता है। किस बात के लिए उन्होंने प्रूफ देना होता है कि किसी किस्म का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था मतलब ये ज़बरदस्ती नहीं की गई किसी किस्म की भी। Mutual mistake in respect of material facts in the formation of a contract renders the agreement void। कि ऐसे एग्रीमेंट्स void होते हैं जिनमें दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल मिस्टेक या दोनों पार्टीज़ की तरफ से गलती की गई होती है। किस लिहाज से? इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, के उस जिस चीज़ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपका ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके फैक्ट से दोनों पार्टीज़ ही ना वाकिफ़ थी कि उनके दरअसल वो हकीकत में है क्या या उनके फैक्ट्स क्या हैं उस चीज़ के। दोनों पार्टीज़ ने उसमें मिस्टेक की, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। अ यूनिलेटरल मिस्टेक हाउएवर डज नॉट रेंडर एन एग्रीमेंट वॉइड। कि यूनिलेटरल मतलब यूनी का मतलब होता है एक, यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब जो मिस्टेक एक पार्टी की तरफ से की जाए वो एग्रीमेंट्स वॉइड नहीं होते। नॉर डज अ मिस्टेक ऑफ लॉ इफेक्ट इट्स वैलिडिटी, और लॉ में अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी इसकी वैलिडिटी को गलत करार नहीं दे सकती। नेक्स्ट वी विल स्टडी अनलॉफुल एग्रीमेंट्स। के अनलॉफुल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं। अब सेक्शन 24 और 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द अनलॉफुल एग्रीमेंट। दैट व्हाट आर अनलॉफुल एग्रीमेंट्स? एन एग्रीमेंट हुज कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इज वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं या ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट जो होता है या जिनकी कंसिडरेशन जो होती है वही अनलॉफुल होती है। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है शराब के ऊपर, तो पाकिस्तान में शराब हराम है, इस्लाम में भी शराब हराम है, तो ये एक अनलॉफुल काम है। तो उसका जब कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ही अनलॉफुल होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ अनलॉफुल इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। कि ये कैसे पता चलेगा कि वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है और वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है? कि इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, कि अगर वो लॉ की तरफ से ममनू करार दिया गया हो, और इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, कि अगर वो लॉ की कोई भी प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, और इज़ फ्रॉडुलेंट और फ्रॉड के ऊपर मबनी हो, और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, और उस चीज़ की वजह से किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को या उसे कोई इंजरी हो या कोई लॉस हो रहा है, और द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो कोर्ट उसे इमोरल करार दे देती है और ये कहती है कि ये पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट है। A party to an illegal contract who has advanced money under it to the other party is entitled to recover it if the illegal purpose has not been partly or wholly carried out।
कि अगर इलीगल पर्पस जो है वो पार्टली या होली मतलब पूरा या उसका कुछ हिस्सा अमल में नहीं आया, तो ऐसे एग्रीमेंट्स में अगर दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ एडवांस में कोई पैसों का लेन देन किया है तो वो एक दूसरे को वापस कर देंगी, रिकवर इट मतलब वापस कर देंगी एक दूसरे को, क्योंकि ये जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, वो वॉइड होते हैं क्योंकि वो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड एंड लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट्स जो मैरिज मतलब शादी के अगेंस्ट हों या तिजारत के अगेंस्ट हों या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब कानूनी कार्रवाई के अगेंस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं ना, वो वॉइड होते हैं। मतलब अगर एक बंदा मेजर है और वो शादी करना चाहता है और कोई उसे रोक रहा है शादी करने से और कह रहा है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो और तुम शादी मत करो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, क्योंकि शादी करना हर बंदे का हक है जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट जो तिजारत, शादी और लीगल प्रोसीडिंग मतलब कानूनी कार्रवाई जो है वो भी हर बंदे का हक होता है, तो इसके अगेंस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड होते हैं। The seller of a goodwill of a business may, however, validly agree with the buyer to restrain from carrying on a similar business within specified local limits, provided the limits are reasonable. अब इसमें ये बात बताई गई है कि एक अगर सेलर है तो वो अपने बिज़नेस में जो भी बायर होगा उसको इस बात पे वो उसके साथ इत्तेफाक कर सकता है कि आप मुकामी ये लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स से, इन हदूद से हट के आप इसी टाइप का बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या होती है कि वो लिमिट्स जो हैं वो रीज़नेबल होनी चाहिए, मतलब उस अगले बंदे के लिए वो रीज़नेबल होनी चाहिए, उसकी पहुंच से बाहर ना हो, उसके लिए नुकसानदेह ना हो। Persons bound by contract. Promises bind promisors, and in case of death of promisor before performance, their legal representatives, unless there is contract to contrary or the nature of the contract is such that it depends upon the personal qualifications of any party. इसमें क्या बताया गया है कि promises जो होते हैं वो बाउंड कर देते हैं promisors को, मतलब जो promise करने वाले होते हैं वो उनको promisors को उस कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोमिसर, लेकिन अगर प्रोमिसर मतलब प्रॉमिस करने वाले की डेथ हो जाए बिफोर परफॉर्मेंस, वो एक्ट की परफॉर्मेंस या कॉन्ट्रैक्ट के पूरे होने से पहले ही, तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उसे परफॉर्म करते हैं। अनलेस देयर इज़ कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्रेरी, मतलब अनलेस मतलब जब तक कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो उस हवाले से, और द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ सच दैट, या फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ये हो कि सिर्फ पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ एनी पार्टी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, मतलब जिन दो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही उसे परफॉर्म कर सकती हों। नेक्स्ट पॉइंट इज़ परफॉर्मेंस एंड फ्रस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रस्ट्रेशन क्या होती है और परफॉर्मेंस क्या होती है। देयर आर स्पेशल प्रोविजंस डीलिंग विद द केस वेयर द टाइम इज़ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनके अंदर जो वक्त है वही जौहर होता है, मतलब मेन बात ही वक्त के ऊपर होती है कि ये टाइम फिक्स कर दिया गया है। इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ बेटर टू प्रोवाइड स्पेसिफिकली दैट टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर ये बात ज़रूरी होती है या ये बात बेहतर होती है कि टाइम को पहले से ही जो है टाइम के बारे में हर चीज़ स्पेसिफिकली जो है वो तय कर ली जाए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिडली डिस्चार्ज बाय फेथफुल परफॉर्मेंस, बाय रिलीज और remission by the promisee, by frustration और by novation। कि अब इसमें ये बात बताई गई है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज मतलब ख़त्म कैसे कैसे हो सकता है। बाय फेथफुल परफॉर्मेंस, कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो चुकी हो सही तरीके से। बाय रिलीज़, मतलब या वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही ख़त्म कर दिया जाए। और रेमिशन बाय द प्रोमिसी, मतलब जिसके साथ प्रॉमिस किया गया था वो उसे रेमिशन मतलब माफ़ी हो जाए उसकी, या उसे माफ़ कर दे, तब भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। बाय फ्रस्ट्रेशन अंडर लॉ,
फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसे हालात, ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाएं कि उस कॉन्ट्रैक्ट की फ़र्दर परफॉर्मेंस हो ही ना, पॉसिबल ही ना हो। ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वो कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म हो ही ना सकता हो, इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। तो ऐसे हालात में भी कॉन्ट्रैक्ट खुद ही ख़त्म हो जाता है। और बाय नोवेशन, नोवेशन का मतलब होता है जब दोनों पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहती हैं, तब भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। Next is subsequent events and frustration. If subsequent to making of contract some events happen which the parties could not control, ऐसे इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद या कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए या उसके बाद सम इवेंट्स हैपन, ऐसे कुछ इवेंट्स हो जाएं या ऐसे हालात पैदा हो जाएं विच द पार्टीज़ कुड नॉट कंट्रोल, जो पार्टी दोनों पार्टीज़ के कंट्रोल से बाहर हों, सो डैट द एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, कि एग्रीमेंट जो है वो फर्दर परफॉर्म ना हो सके, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ सेड टू बी फ्रस्ट्रेटेड। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? फ्रस्ट्रेटेड, मतलब फ्रस्ट्रेशन हो गई है, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मज़ीद परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं? फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट देन बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्मेंस, कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन में अकर बाय चेंज इन लॉ, कि फ्रस्ट्रेशन अब कैसे कैसे हो सकती है? फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि अगर लॉ बदल दिया जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो तबाह हो जाए, सुपरवेनिंग इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, के दोनों पार्टीज़ की जो है वो इनकैपेसिटी हो, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती हो टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, और फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड, और ऐसे बहुत सारे और भी सर्कमस्टांसेस पैदा हो सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाए या इम्पॉसिबल हो जाए उसकी परफॉर्मेंस। Mere strike, lockout in the factory, rise in the price of the contracted goods or other commercial difficulties do not as such render the contract impossible of performance, कि अगर स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट इन फैक्ट्री, या फिर जिन चीज़ों पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उनकी प्राइस में इजाफा हो जाए, और अदर कमर्शियल डिफ़िकल्टीज़ या और इस तरह की कोई कमर्शियल डिफ़िकल्टीज़ हों, तो इन केसेस में जो है परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नहीं होती, परफॉर्मेंस फिर भी हो सकती होती है। फ्रस्ट्रेशन leads to automatic termination of the contract and exempts the parties from performance or further performance of the contract without rendering any of them liable for damages। कि फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट की जिससे कॉन्ट्रैक्ट की ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाती है, और ये दोनों पार्टीज़ को रोक लेता है परफॉर्मेंस से, और फर्दर इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, और इसकी वजह से दोनों पार्टीज़ को कोई नुकसान नहीं होता, या दोनों पार्टीज़ को किसी किस्म की कोई डैमेजेस भी पे नहीं करने पड़ते, मतलब उनको कोई कंपनसेशन या कोई डैमेजेस के लिए वो लायबल नहीं है, उनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। Where however any party has received any benefit, लेकिन अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट से पहले एडवांस में ही बेनिफिट रिसीव कर लिया था दूसरी पार्टी से, या कुछ पैसे लिए थे, रकम ली थी, या कोई और चीज़ ऐसी, अंडर द एग्रीमेंट में ही मस्ट रीस्टोर इट, तो वो उसे वापस करेगा, और मेक कंपनसेशन फॉर इट टू द अदर पार्टी, तो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन भी पे करेगा। This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video. And if you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.